Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture जिसमें ये articles आपके सामने हैं and I'll talk about them in detail. Prelims के point of view से important है, mains के point of view से important है. So क्या है ये पूरा session में रहेगा वो brief मैं आपको दूंगी ताकि you stay connected whole throughout and कोई doubt नहीं रहेगा फिर right. और जो भी आर्टिकल होगा ऐसा मत सोचेगा कि ये सिर्फ प्रीलिम्स से 2 स्टेटमेंट पूछ लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। नहीं, प्रीलिम्स को भी माइंड में रख के सेशंस होते हैं और मेंस को भी माइंड में रख के सेशन होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर लेट मी टेल यू कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो 2 स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना बोल लीजिए आप इसको चाहे, तो इसके बारे में बात करेंगे। और फिशरी सेक्टर से ये रिलेटेड है तो इसका एम, ऑब्जेक्टिव, ये सारी डिस्कशन होगी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना, प्रधानमंत्री किसान संपद योजना देखेंगे, ये तो क्या अलग स्कीम्स हैं। आदि महोत्सव कैसा महोत्सव है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये बातें ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक होती है। ठीक है, ये भी आप इसको लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 1, 2, प्रीलिम्स, और अपना इधर नेशनल जुडिशियल एकेडमी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर इन 2022, ये मैंने आपको बोला था कि अगर टाइम परमिट्स कर लेते, नहीं तो आज के लेक्चर के अंदर होगा, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, हेल्थ सेक्शन से ये लिंक होता है, और इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेटा है, कंटेंट इतना है कि आप जब एक आंसर लिख रहे हो तो वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में अपने जो हम फिगर्स की बात करते हैं तो आपको रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो सारा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा इसमें। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी वर्ल्ड कैंसर डे था। कब था? 4 फरवरी को था। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हम ये कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का आर्टिकल रहने वाला है। हाँ, अगर गोमती रिवर एक है जो न्यूज में रही है तो वो भी हम देख लेंगे। तो आई थिंक लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट, एंड कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दे देना। हाँ जी, तो अहेड ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है, WHO's कैंसर एजेंसी, दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC, उन्होंने रिलीज करी लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर इन 2022। सो जो ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर इन 2022 रिपोर्ट रिलीज करी गई बाय WHO, उसके हाइलाइट्स देखते हैं। तभी मैं आपको बोल रही थी कि ये सारा कंटेंट जो है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत काम का है, याद कर लेना। 2022 में अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन न्यू केसेस कैंसर के एस्टिमेट किए गए वर्ल्ड वाइड, और जिसकी वजह से 9.7 मिलियन डेथ भी हुई है, लीडिंग टू अबाउट दिस मच नंबर ऑफ डेथ। About 53.5 million people were projected to be alive within 5 years of receiving cancer diagnosis। तो कैंसर डायग्नोसिस जिनका हुआ तो अबाउट 1 in 5 people, देखो ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि 1 in 5 people डेवलप कैंसर इन देयर लाइफ टाइम। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल अलाइव विद इन 5 ईयर जिन्होंने पूरा कैंसर डायग्नोसिस हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ, सो दैट वाज 53.5 मिलियन। एंड कॉमन कैंसर टाइप्स की बात करूं तो 10 तरीके के कैंसर collectively they constitute about 10 types of cancer, they constitute about 2/3 of the new cases death, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक लंग कैंसर की और एक बात कर रहे हैं फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की। लंग कैंसर जो है ना ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है, 2.5 मिलियन न्यू केसेस थे इसके, और टोटल न्यू केसेस में इट वाज अकाउंटिंग टू 12.4%। फीमेल ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड नंबर पर कॉमन कैंसर टाइप में, 2.3 मिलियन केसेस। प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक कैंसर, तो ये उसके बाद दे आर फॉलोड बाय, बट ये दो, एक लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली है और एक फीमेल ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड नंबर पर आता है। सवाल ये उठता है कि लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ क्या है। देखो लंग कैंसर के अंदर इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ, 1.8 मिलियन डेथ आप लगा लो। तो अगर टोटल कैंसर डेथ हो रही हैं तो उसमें 18.7% बिकॉज ऑफ लंग कैंसर हो रही हैं। ठीक है,
तो ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद लीवर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, स्टमक कैंसर है, और ये जो लंग कैंसर होता है, the re-emergence of it is the lung cancer's re-emergence is the most common cancer and is likely to persistent related to persistent tobacco use in Asia। वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये जैसे बोलते हैं ना कैंसर वापस दैट यू से ना कि अगर री एमर्ज हो सकता है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कैंसर है लंग कैंसर ये क्या होता है। और इसमें दे आर सेइंग कि जो रिसर्जेंस है ऑफ लंग कैंसर वो रिलेटेड है जो हम ये टोबैको यूज का इतना इसको जो यूथ लगा लो जो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, तो वो बहुत गलत है। और ये जो टोबैको यूज करते हैं, कोई भी करता है, से नो टू टोबैको, स्मोकिंग। देखो बात इतनी सी है कि हम सबको पता है, लेकिन इट्स टफ जो लोग एडिक्टेड होते हैं, लेकिन माना। बट बात यह है कि अगर आप सोच लेना कि मुझे ऐसा करना है, आई हैव टू क्विट भी हो सकती है स्मोकिंग, तो वो आप में से मैं आप लोगों को भी ये बोल रही हूं कि देखो ये चेन है। तो अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप समझें इस बात को, तो आप आगे भी इस डेटा के थ्रू भी अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी, सिर्फ कहानी सिर्फ पेपर पे लिखने तक की नहीं है, ये सोसाइटी में अगर हम योगदान दे पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, सिर्फ अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर से कोई एक भी अगर आज सोच ले कि आई हैव टू क्विट स्मोकिंग, अगर कोई है आप में से अगर कोई सेशन देख रहा है, वैसे डोंट डू स्मोकिंग, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके लेक्चर्स में इस लेक्चर से कोई एक ये सोच ले और कोई एक ऐसा है जो आगे किसी को अवेयर कर सके अबाउट इट, सो इट विल मीन अ लॉट। ठीक है जी, तो यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एज फार एज फ्यूचर प्रिडिक्शंस आर कंसर्न, तो ओवर 35 मिलियन न्यू कैंसर केसेस आर प्रिडिक्टेड इन 2050। 2050 में बोला जा रहा है कि 35 मिलियन न्यू कैंसर केसेस प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, और ये 2022 में 20 मिलियन केसेस एस्टिमेट थे, तो एक 77% का इंक्रीज लगाया जा रहा है। तो कैंसर का ये जो बर्डन है ग्लोबली, ये जो ग्रो कर रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स, यू कैन सी है, बहुत से रीजंस होते हैं उसके पीछे, है कि नहीं। सो द ग्रोइंग कैंसर बर्डन इज एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन एजिंग हो सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है, जिस तरीके से देयर आर चेंजेस इन एक्सपोजर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो, और की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में तो एक अपना टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये कंट्रीब्यूटर्स है टू द राइजिंग कैंसर इंसिडेंट्स। ठीक है, उसमें एक एयर पोल्यूशन तो ड्राइवर है ऑफ द एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, सो इट इज अ मेजर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। सो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि WHO की जो रिपोर्ट है 2022 की, कि 20 मिलियन न्यू कैंसर केसेस थे एंड 9.7 मिलियन डेथ हुई है। लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है, उसके बाद फीमेल ब्रेस्ट कैंसर है। लंग कैंसर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट परसिस्टेंट टोबैको यूज, और ये रिपोर्ट प्रिडिक्ट कर रही है कि कैंसर के केसेस 2050 तक ऊपर बढ़ेंगे, 77% का बोल रहे हैं वो। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में पॉपुलेशन चेंज भी है, आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस भी हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कि इंडिया की फाइंडिंग्स के हिसाब से क्या बोला जा रहा है। एज फार एज की फाइंडिंग्स दैट आर रिलेटेड टू इंडिया आर कंसर्न, तो इंडिया में 1413316 ये 2022 का है नंबर, सिर्फ 2022 का है। 14 लाख के आसपास नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। हायर प्रोपोर्शन जो रही है वो अगर आप देखो तो फीमेल पेशेंट्स की रही है, 6,91,000, राइट, एंड मेन, सॉरी, ठीक है, एंड बाकी अपना 7,22,000 विमेन। तो समझने की बातें हैं ये थोड़ा सा कि टोटल केसेस इंडिया में इतने रहे हैं, फीमेल पेशेंट ज्यादा रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर की प्रोपोर्शन हाईएस्ट है इन द कंट्री और वो है 13.6%, और इट अकाउंटेड फॉर 26% ऑफ न्यू केसेस इन विमेन। ठीक है जी, तो फॉलोइंग ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद यूट्रिन कैंसर, लंग कैंसर,
esophageal cancer. So these are the other prevalent cancers. So WHO की स्टडी ये असेस कर रही है कि कैंसर बर्डन इन एशिया रिवील्ड कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात करो तो इंडिया अकाउंटेड 32.9%, ये देखो, इंडिया अलोन अकाउंटेड फॉर 32.9% ऑफ ग्लोबल डेथ, और 28.1% न्यू केसेस रहे हैं ऑफ लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर इन 2019. तो वही टोबैको और वो गुटखा और अपना पान मसाला और ये छैनी, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 50% ऑफ ओरल कैंसर बर्डन. सो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2023 के हिसाब से इंडिया कंट्रीब्यूटेड 23% ऑफ डेथ दैट अकर्ड ड्यू टू सर्विकल कैंसर ग्लोबली. ठीक है जी. तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में भी, और ये डेटा आप यूज कर सकते हो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने में भी, और खुद को भी अवेयर करने में कि क्या कुछ हो रहा है. मूविंग अहेड, if judges can go to National Judicial Academy for training, why not lawyers? Supreme Court said recently while asserting कि that जितने भी advocates हैं they should undergo compulsory training. तो नेशनल जुडिशियल अकेडमी के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि अगर जजेस रिसीव कर सकते हैं ट्रेनिंग नेशनल जुडिशियल अकेडमी में, लॉयर्स को भी दे शुड अंडरगो कंपल्सरी ट्रेनिंग. नेशनल जुडिशियल अकेडमी एस्टैब्लिश हुई थी 1993 में. कौन से एक्ट के चलते? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, फुली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्क करती है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इनका मेन गोल क्या है इस एकेडमी का? जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना. कैसे करोगे? जुडिशियल एजुकेशन से, रिसर्च से, पॉलिसी डेवलपमेंट से, राइट. तो ये इनका मेन गोल है. तो ये क्या करते हैं? ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू जजेस, ताकि आप उनकी स्किल्स को एनहांस करें इन मेकिंग लीगल डिसीजंस, राइट. सो ये इनका मैंडेट है, स्ट्रेंथनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू जुडिशियल एजुकेशन, रिसर्च एंड पॉलिसी डेवलपमेंट. इट ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं टू एड द जजेस इन देयर जजिंग रोल्स एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, राइट. ये जो अकेडमी है 63 एकड़ के कैंपस की एकेडमी है, भोपाल के आउटस्कर्ट्स पे है और रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन है ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस एकेडमी, एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल, द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द एकेडमिक काउंसिल ऑफ NJA. ठीक है. तो ये तो हो गए डायरेक्टर ऑफ NJA. ठीक है जी. तो इसका मैनेजमेंट अगर आप ऐसे ही देखो तो जो डायरेक्टर है इज द मेन पर्सन इन चार्ज ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी. दे आर अपॉइंटेड बाय chairman, who is the chief justice of India. So director is like the top executive officer who is responsible for running everything at the academy. अब उसके बाद there are other ones also who work to educate, who train the individuals at National Judicial Academy. So NG academic staff positions के अंदर क्या क्या आते हैं? डायरेक्टर, 1 पोजीशन है एडिशनल डायरेक्टर की, 3 पोजीशंस है प्रोफेसर की, 6 पोजीशंस है असिस्टेंट प्रोफेसर की, 6 पोजीशंस है रिसर्च फेलो की, और 6 पोजीशंस है लॉ एसोसिएट की. ठीक है जी. आगे बढ़े. अगला आर्टिकल देखते हैं. अगली स्कीम है अपनी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन्फॉर्म्ड राज्यसभा अबाउट दिस स्कीम. तो हमारे लिए, क्योंकि राज्यसभा में इसके बारे में बात उठ गई, तो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गई. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये ध्यान में रखना. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, दैट इज स्कीम फॉर एग्रो मेराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स. इसकी फुल फॉर्म है इसकी. मैं आपको वैसे ही स्कीम का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बता दूंगी. 2017 में मई में ये स्कीम आई, और अब इसको रीनेम करा एज, मतलब इट हैज बीन नेम्ड एज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है ये कहती है कि अपने को ना जो एग्रीकल्चरल और मेराइन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग है उसको डेवलप करना है और उसको इम्प्रूव करना है. सीधी सी बात है. तो इसका मेन गोल है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऐसा हो कि सप्लाई चेन को, जैसे फार्म से रिटेल आउटलेट तक, एफिशिएंटली मैनेज करे.
right? So this involves making the process of getting food from the farmer to you more effective. वो जो supply chain है उसको efficiently manage करना है अपने को. So as far as benefits are concerned, ये योजना का aim है food processing sector की growth को boost करना. अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ग्रोथ को बूस्ट करोगे तो ऑब्वियसली क्या क्या चीजें इससे कनेक्ट हो रही हैं. फार्मर्स को अपना प्रोडक्ट भी अच्छे बेटर प्राइसेस पे वो बेच पाएंगे, सेल कर पाएंगे, मिलेगा उनको अपना प्रॉपर पैसा. मार्केटिंग चेन अच्छी हो गई, आपके तक आपका वो सप्लाई चेन अच्छी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, जॉब्स और मिल जाएंगी रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वेस्टेज कम होगी, फूड प्रोसेसिंग जो है वो और बढ़ेगी, है ना. और जो प्रोसेस्ड फूड है उसका एक्सपोर्ट जो हम करते हैं वो भी बढ़ेगा, है कि नहीं. तो ये बेनिफिट है. ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, प्रोसेसिंग मेथड्स को अपग्रेड करना. ये मैं अभी जो इतना लेक्चर दे रही हूं, एक बार ये समझ लिया तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं लाइन रीड नहीं करूंगी ना. तो समझो बात को, क्या है? टू बूस्ट द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, प्रोसेसिंग मेथड्स को अपग्रेड करना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर वेस्ट को कम करना. इट्स अबाउट मेकिंग फार्मिंग मोर एफिशिएंट, फार्मर्स को हेल्प करना टू गेट मोर वैल्यू फॉर देयर प्रोडक्ट्स, right? So these all are the objectives. Now as far as components are concerned, see, here's a list in front of you. मेगा फूड पार्क्स. सोचो एक ऐसा बड़ा सा एरिया है जहां पर फूड प्रोसेसिंग को लेके जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब हो रही हैं, साथ में हो रही हैं. स्टोरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, वो सब कुछ, वो मेगा फूड पार्क है. सेकेंड इज इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसा सिस्टम दैट कीप्स फूड कूल, कोल्ड चेन है ना, फ्रॉम द टाइम इट्स प्रोड्यूस्ड अंटिल इट रीचेस टू यू. सो इट इन्वॉल्व्स एडिंग वैल्यू टू द फूड, राइट. जैसे आप ऐसे लगा लो टोमेटोज को केचप में कन्वर्ट कर रहे हो, बेसिक एग्जांपल है. वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, वही मेगा फूड पार्क्स की तरह सिमिलर है, जहां पर वो ऐसे एरियाज जो फोकस कर रहे हैं ऑन प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. सो इट्स अबाउट हैविंग प्लेसेस वेयर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ यू आर टर्निंग योर जो रॉ फार्म प्रोड्यूस है आप उसको प्रोसेस्ड फूड के अंदर यू आर टर्निंग इट डाउन, राइट. सो यू आर मेकिंग दिस कॉम्पोनेंट दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स. क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर इट इन्वॉल्व लाइक कनेक्टिंग फार्मर्स टू द प्रोसेसिंग यूनिट्स, ensuring smooth supply of raw material. और forward linkages you are connecting processed food to the markets and consumers. So वो backward linkage और ये अपना forward linkage, you are creating linkages. And then you're having अपना क्या रह गया है, food safety and quality assurance. अच्छा, creation of food processing and preservation capacity. तो नाम से ही पता चल रहा है food is processed और preserved, वो वाली places को grow करना है, ऐसी buildings you are taking. तो सेटिंग अप न्यू फैसिलिटीज फॉर एक्सपैंडिंग जो एग्जिस्टिंग वंस हैं. फूड सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योरेंस के बिना तो कोई भी फूड ही नहीं लेगा कि आप जो खा रहे हो वो सेफ है, अच्छी क्वालिटी का है. यू मेंटेन दैट सेफ्टी एंड कीप इट इन चेक. ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस मेक श्योर कि देयर आर एनफ पीपल विद द राइट स्किल्स टू वर्क इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है कि नहीं. ट्रेनिंग सेंटर्स में यू इन्वॉल्व सेटिंग अप दोज इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन दिस सेक्टर. सो ये पूरा का पूरा जो है ना, इसमें जो मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री. अगला जो आर्टिकल है वो है अपना आदि महोत्सव 2024 को लेके हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने विल इनॉग्रेट ऑन एनुअल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 10 फरवरी को, यानी कि आज. ठीक है. तो आदि महोत्सव जो है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड, फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. मिनिस्ट्री कौन सी जुड़ी हुई है? ट्राइबल अफेयर्स की. व्हाट इट विल डू? इट विल शोकेस द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज. ठीक है, पढ़ते हैं. फेस्टिवल का एम है टू सेलिब्रेट द डाइवर्स हेरिटेज ऑफ इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटी, टू शोकेस इट. दैट इज द पर्पस. सो आदि महोत्सव में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ट्राइबल आर्टिजन्स को कि आप अपने एक्सेप्शनल स्किल्स को, अपनी क्राफ्ट्समैनशिप को डिस्प्ले करो. तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको भी कि वो इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ, दे विल लर्न, दे विल कंट्रीब्यूट टू द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी. दिस प्लेटफॉर्म सर्व्स एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, फॉर द ट्राइबल्स टू इंटरैक्ट, लर्न. सो यहाँ पर इसमें 300 से ज्यादा स्टॉल्स होंगी. वाइड रेंज ऑफ डिस्प्ले ट्राइबल आर्ट, उनका हैंडीक्राफ्ट, उनके नेचुरल प्रोड्यूस, डिलीशियस ट्राइबल क्यूसीन,
वो सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। नाउ एज फार एज ट्रिफिड इज कंसर्न, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर आती है, प्राइमरीली एंगेज्ड है इन द डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट। 1987 में केम इनटू एग्जिस्टेंस, गॉट रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984। इसका मैंडेट क्या है और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो एज फार एज मेन पर्पस इज कंसर्न, वो मैंने आपको बता दिया क्या है, टू डेवलप एंड मार्केट द हैंडीक्राफ्ट्स, द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। तो आप क्या कर रहे हो? ट्राइबल पीपल की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो कि आप उनके गुड्स को सेल करें। ठीक है, तो एम है टू मेक श्योर कि उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए फेयर प्राइसेस भी मिले जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनकी इनकम जो है सस्टेनेबल हो और इंक्रीज हो उनकी बेसिकली इनकम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हैज गिवन ट्रिफिड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ऐसी स्कीम जैसे कि अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गई। क्या मतलब है इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस? अभी न्यूज में भी थी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो नॉन टिम्बर से आ रहा है, लकड़ी नहीं है, शहद लगा लो फॉर एग्जांपल, शिकाकाई, तो उन प्रोड्यूस के लिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए मिनिमम मतलब एमएफपी के लिए एमएसपी, ये ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए आज का लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, विच इज अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना। ठीक है, क्या कहती है? चलो जो कहती है वो देख लेते हैं, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है ये स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना MKSSY, सब स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है अंडर द सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना। ये तो मैंने अभी आपको कॉन्टेक्स्ट में भी बता दिया। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। एक सब स्कीम है, लार्ज प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना PMMSY, ये है बड़ी स्कीम, और इसकी सब स्कीम है किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है जी, द स्कीम विल पुट इनटू एक्शन एज अ सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब यही बात हो गई ना, एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक लीड इन इम्प्लीमेंटिंग इट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड के अंदर जैसे 60% स्टेट का शेयर, 60% सेंटर का, 40 स्टेट का, वो स्पॉन्सर्ड है नहीं, ये सेक्टर है, पूरी सरकार की स्कीम है ये। एंड टू मेक इट हैपन आप इसकी फंडिंग देखो, इम्प्लीमेंटेड एट एन एस्टिमेटेड आउटले ऑफ 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, सॉरी 6,000 करोड़ विल बी एलोकेटेड, हाफ ऑफ विच यानी कि 3,000 करोड़ वो आएगा फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी भी है, और बाकी जो 3,000 करोड़ है वो आएगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन्वेस्टेड बाय बेनिफिशरीज या फिर बाय द प्राइवेट सेक्टर। टाइम पीरियड 4 साल का है, 2023 2024 से 2026 2027 तक का। नाउ एज फार एज स्कीम के बेनिफिशरीज आर कंसर्न, पहले तो फिशर्स, fish workers, fish vendors who will get the benefit directly, who are engaged in this fisheries value chain. फिर उसके बाद अपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस they will also get the benefit. फिर अपने फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, they are specifically mentioned as beneficiaries. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they may decide to include any other beneficiary as a target when needed. They may be included by the department as target beneficiary. एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है, देखो इसमें एम और ऑब्जेक्टिव की बात करूँ ना, 5 है। पहला है अनऑर्गेनाइज फिशरी सेक्टर को और स्ट्रक्चर करना और ऑफिशियल करना, फॉर्मलाइजिंग द फिशरी सेक्टर। कैसे करोगे? फिशर्स को एनकरेज करोगे, फिश फार्मर्स को, राइट, यू विल एनकरेज फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड द रिलेटेड वर्कर्स कि अपने आप को रजिस्टर करो नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। So you are creating digital identities for these workers to improve the services they receive, right?
बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटीज जो है फिश वर्कर्स की, आप उनको बोलो कि अपने आप को रजिस्टर करें वहाँ पर। फिर उसके बाद व्हाट एल्स, दूसरा है स्मॉल बिजनेसेस जो है आप उनको हेल्प करो इन द फिशरी सेक्टर, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, लोन्स आसानी से मिल जाए, जैसे सपोर्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हु आर इन्वॉल्व इन फिशरीज। ठीक है। फिर एक्वाकल्चर इंश्योरेंस सपोर्ट, जो कि वही फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना हु आर इन्वॉल्व इन फिश फार्मिंग, मतलब वन टाइम इंसेंटिव दे दिया टू द बेनिफिशियरीज टू हेल्प देम परचेज द इंश्योरेंस फॉर देयर एक्वाकल्चर एक्टिविटीज। फिर उसके बाद फिशरी सेक्टर जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर आना, क्रिएटिंग जॉब्स इन इट, मेंटेनिंग जॉब्स, परफॉर्मेंस ग्रांट्स प्रोवाइड करना माइक्रो एंटरप्राइजेस को, इंश्योरिंग सेफ्टी, क्वालिटी। तो ये है पूरा पर्पस। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।